हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक नए चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और साथ ही इस चैप्टर में लेक्चर वाइज हर एक पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है साइंस बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पर, तो इसमें सबसे पहले समझेंगे कुछ बेसिक टर्म्स को। ठीक है, अचानक से बहुत टफ नहीं समझेंगे, बहुत ही आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है ये सभी हैं क्या चीज़। ये सभी केमिकल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, और जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। जैसे आप कह सकते हो कि आपको कोई केमिकल दे दिया गया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको नमक दे दिया गया NaCl, ठीक है, घर में देखते हो। तो अब ये एक केमिकल सब्सटेंस है, अब इसका नेचर क्या ये एसिड होगा, क्या ये बेस होगा या फिर सॉल्ट होगा। क्योंकि घर में हम लोग जानते हैं NaCl को सॉल्ट बोला जाता है। तो ये जो जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस है उसको क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। ठीक है, तो एक तरीका था कि जो भी सब्सटेंसेस प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाएगा। अब जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से क्या क्या सब्सटेंसेस आ गए, जैसे प्लांट से आप कह सकते हो, अगर आप बात करो टोमेटो से, ठीक है, टोमेटो हो गया, या फिर जितने भी प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सभी से जो आपके पास केमिकल्स मिलते हैं, ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उन सभी से, ठीक, उन सभी को अलग कैटेगरी में रखा गया। वहीं पर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको रॉक्स और मिनरल्स के फॉर्म में आपको मिलते हैं या फिर जो कि वहां से आपको निकल कर आते हैं, तो उन सभी केमिकल सब्सटेंसेस को एक कैटेगरी में रखा गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक बेसिस था हमारा क्लासिफाई करने का कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस से जो केमिकल आ रहे हैं एक तरीके में रखा गया। वहीं पर कुछ जो है, जो आप कह सकते हो जो रॉक्स है, जो कि नेचुरल है तो नेचुरली, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, ठीक है, मिनरल्स हो गया, रॉक्स हो गया, तो उन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया। तो सबसे पहले यही था दो कैटेगरी, क्या क्या, एक था आप कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होगा कि ऑल दोज केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ गए बात? तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि जो केमिकल सब्सटेंसेस है उसको क्लासिफाई करने के लिए दो तरीके अपनाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स और दूसरा मिनरल्स एंड रॉक्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलने वाले जो केमिकल सब्सटेंसेस से उन्हें बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। वहीं पर जो मिनरल्स और रॉक से मिलने वाले जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस थे उन्हें बोला गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये एक बेसिस हो गया हमारा क्लासिफाई करने। लेकिन उससे पहले जो सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया जाता था वो टेस्ट के बेसिस पर क्लासिफाई करते, कि जो भी सब्सटेंसेस एक तरीके का टेस्ट होगा उन सभी को एक ग्रुप में रखेंगे। कुछ सब्सटेंसेस है जिनका टेस्ट दूसरे तरीके का होगा, उन्हें एक अलग ग्रुप में रखेंगे। और तीसरा, मतलब इस तरीके से टेस्ट के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया गया था। मतलब जो एसिड है, ठीक है, उनका एक खास तरीके का टेस्ट होता है, सारे टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा था उन सभी को एक अलग कैटेगरी में रखा गया और जिसे बोला गया एसिड। अब आखिर एसिड ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो लैटिन वर्ड है एसिडस, लैटिन वर्ड एसिडस, इसका मतलब होता है सॉर इन टेस्ट। मतलब जो भी चीजें खट्टी होंगी उनका एसिडस लैटिन वर्ड है, तो यहीं से नाम निकल कर आता है एसिड। ठीक है, वहीं पर जो बेस होगा जो बिटर होगा, ठीक है, जो जैसे आपने कभी गलती से अगर आप बेकिंग सोडा अगर आपने टेस्ट किया हो, ठीक है, ये सोप वगैरह गलती से आपने टेस्ट कर लिया तो उसका जो टेस्ट होता है बिटर टेस्ट उसे बोलते हैं, तो वो आपका हो जाएगा बेस। और जो सॉल्टी होगा टेस्ट में उन सभी को बोल दिया गया सॉल्ट के कैटेगरी में। ठीक है, तो ये तो था टेस्ट के बेसिस पर कि इन तीनों को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया। तो हमें एक चीज तो समझ आ गई कि जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है ये एक्चुअल में केमिकल सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन है, वो भी टेस्ट के बेसिस पर। अब फिर इसके बाद समझेंगे कि एसिड किसे बोलते हैं, बेस किसे बोला जाता है और सॉल्ट किसे बोलते हैं। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि चूंकि हम लोग ये तो कहते हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट को टेस्ट के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, लेकिन फिर भी जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उन सभी को आप टेस्ट के बेसिस पर, यानी कि हर एक को टेस्ट करके क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। और अगर आप पॉइजनस सब्सटेंस को टेस्ट के बेसिस पर बताने की कोशिश करोगे तो ये गलत होगा।
तो फिर क्या किया गया, इसके लिए कई सारे इंडिकेटर्स लाए गए ताकि आपको टेस्ट ना करना पड़े, बस उस इंडिकेटर के हेल्प से इन चीज़ों को अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सके। मतलब जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनको इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाए। ठीक है, तो आइए पहले उस इंडिकेटर्स को समझने से पहले समझ लेते हैं कि जो एसिड है उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है। चलिए अब आगे देखने की कोशिश करते हैं। जो एसिड है, ध्यान रखेंगे, जो कुछ भी है आप उसे नोट करते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमारा होगा एसिड। एसिड का मतलब क्या होना चाहिए? एसिड का मतलब होना चाहिए कि जो सब्सटेंसेस सॉरी इन टेस्ट हो, खट्टे हो टेस्ट हो, और कुछ पॉइंट ऐड करके एक अच्छा सा डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। दोज सब्सटेंसेस केमिकल सब्सटेंसेस या फिर दोज सब्सटेंसेस दैट आर sour in taste and releases H plus ions in water। अब देखिए ये आपका जो होगा, ये आपका बेस्ट डेफिनेशन हो जाएगा एसिड का। मतलब एसिड में दोनों चीजें हमने इंक्लूड कर दी। एक तो सॉरी इन टेस्ट तो होगा ही, लेकिन आप हर एक कंपाउंड को टेस्ट करोगे नहीं, तो एसिड के साथ एक खास प्रॉपर्टी अटैच्ड है जिसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि ये चीज एसिड है या फिर ये चीज एसिड नहीं है। जैसे आप 2-3 एग्जांपल देते हैं। जैसे HCl आप लोग सभी जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब जैसे ही HCl को वाटर में ऐड किया जाता है, ठीक है, जैसे ही इसे वाटर में ऐड करेंगे तो जो HCl है इसमें H और Cl दोनों अलग होंगे, यानी कि आप कह सकते हो ये जो है H प्लस और Cl माइनस में ब्रेकडाउन। अब आखिर इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है उन चीजों को थोड़ा सा आगे समझेंगे, लेकिन पहले अभी ये समझ लेते हैं कि जैसे ही आपने किसी एसिड को डाला तो आपको H प्लस और Cl माइनस ये ब्रेकडाउन। दूसरे एसिड की बात करें जैसे H2SO4 जानते हैं, अगर नहीं जानते तो समझते चले। HCl होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसे वाटर में ऐड किया जाए, जैसे वाटर में ऐड करते हैं तो आपका हाइड्रोजन और ये सल्फेट आयन दोनों अलग होते हैं। मतलब ये हमें मिलता है H प्लस आयन, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 H हाइड्रोजन है तो 2 H प्लस आयन मिलता है, और क्या मिलता है तो SO4 2 माइनस, इसे बोला जाता है सल्फेट आयन। ठीक है, और एसिड अगर देख लिया जाए जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं HNO3 को। जब इसे आप वाटर में ऐड करोगे HNO3 तो फिर क्या होगा, ये H प्लस अलग हो जाएगा, यानी कि आपका H प्लस अलग हो जाएगा और NO3 माइनस अलग। ठीक है, अब इस तरीके से जितने भी एसिड्स हैं, ठीक है, उन सभी में आपने एक चीज कॉमन देखा। क्या कॉमन देखा? कि जैसे ही किसी एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है तो वो सभी ये H प्लस आयन को जरूर रिलीज करते हैं। ठीक है, ये सभी क्या रिलीज करते हैं? H प्लस आयन्स रिलीज करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ऑल द एसिड्स रिलीजेस H प्लस आयन्स इन वाटर, या फिर all those subchemical substances that releases H plus ions in water are called acids। अच्छा, अब H प्लस आयन का अगर स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो कैसा होगा? जैसे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1 होगा, K सेल में एक इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो आपका यहाँ पर एक प्रोटॉन होगा सेंटर में, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता होगा। न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं क्योंकि मास नंबर हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर H प्लस आयन की बात करें तो H प्लस आयन में आप H प्लस आयन तभी फॉर्म हो सकता है जब हाइड्रोजन अपने से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे। ठीक है, तो इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? न्यूक्लियस बचेगा हाइड्रोजन का, यानी कि प्रोटॉन। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। ये जो रिलीज किया, इसने क्या रिलीज किया? H प्लस आयन। और H प्लस है क्या चीज? H प्लस सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। तो इन्हें कभी कभी बोल सकते हैं एसिड को कि प्रोटॉन डोनर्स भी होते हैं। समझ पा रहे हो बातें? ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका प्रोटॉन डोनर्स। ठीक है, तो एसिड से रिलेटेड 3 बातें हमने समझी अभी तक। क्या क्या? सबसे पहला सॉरी टेस्ट होगा। दूसरी बातें क्या हुई? ये वाटर में जाने के साथ H प्लस आयन रिलीज कर देता है, यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होता है।
और तीसरी बातें हमने क्या बताई, तीसरी कि जो एसिड होते हैं वो सभी प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, और एसिड के कुछ एग्जांपल्स हमने बेसिक देखे। अब समझते हैं जो बेस है, ठीक है, बेस का क्या मतलब है या बेस की जो डेफिनेशन है उसे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करते चलेंगे, या नहीं हो तो आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं, ले सकते भी, ठीक है। इसके बाद चलिए जो बेस है, ठीक है, बेस की डेफिनेशन करो। बेस का मतलब होगा दोज सब्सटेंसेस that are bitter in taste, ठीक है, bitter in taste and releases OH minus ions in one। मतलब अब बेस के साथ एक खास बात है कि वो बिटर टेस्ट में तो होंगे, लेकिन अब सभी को टेस्ट कर नहीं सकते, तो जब वाटर में ऐड किया जाएगा तो वो स्पेशल यानी कि OH माइनस आयंस को रिलीज करने वाला। जैसे OH माइनस आयन का क्या मतलब है, जैसे एक बात समझिए कि OH माइनस हो गया कि अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें, OH माइनस का जो नाम होता है इसको बोलते हैं लोग हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका नाम होगा हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। उसके बाद OH माइनस अगर देखें तो ये जो ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ा रहता है, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे आप इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें, ये जो OH माइनस आयन है ये कैसा होता है, तो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इसका अगर एटॉमिक नंबर बात करें तो 8 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6, ठीक है, के सेल में 2 और एल सेल में 6। अब ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसके, चूंकि ऑक्टेट पूरा करना है, और जब ऑक्टेट पूरा करने की बात होगी तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो जाने चाहिए, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो चुका है, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा है, उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बस अभी बेसिक थोड़ा समझ लीजिए कि जब भी कभी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो इसके जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन के केस में, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4, ठीक है, एक यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, तो हाइड्रोजन इसके साथ क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन वहीं पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 2 4 5 6 7, इसे एक और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस वजह से इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। तो ऑक्सीजन स्टेबल तो हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कैसे चार्ज है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसे रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं OH और यहाँ पर एक माइनस चार्ज, तो ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन होगा। खैर हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी डिटेल में नहीं जानना, क्योंकि वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो वो हमें इसे देखना भी होगा, ठीक है। अभी बेसिक समझना है कि जितने भी बेसेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, और दूसरी बात वो जब उसे ऐड करते हैं वाटर में तो वो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं, जैसे इसे इरेज करते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए, जैसे 2-3 बेसेस हैं, उनको अगर वाटर में ऐड किया जाए तो क्या हो, जैसे सबसे पहला एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखेंगे NaOH, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसे जैसे ही वाटर में ऐड करते हैं, यानी H2O में जब आप ऐड करोगे इसे, तो जो हमें कंपाउंड मिलकर आएगा वो होता है Na+ अलग हो जाता है और OH- अलग हो जाता है। और अगर बेसिस की बात करें, ध्यान से सुनते चलेंगे, ये जो NaOH है इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और यह एक बेस है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल
जैसे KOH, KOH का नाम क्या होगा, K से पोटासियम और OH से हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम होगा टोटल पोटासियम हाइड्रोक्साइड। जब इसे आप वाटर में ऐड करोगे, ठीक है, तो वाटर में ऐड करते ही K+ अलग हो जाता है और OH- उसके बाद और एग्जांपल देखिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca और हाइड्रोक्साइड होगा OH होल ट्वाइस। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर 2 लिखा गया, बाकी सब में नहीं लिखते, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सोडियम और पोटासियम है इसकी वैलेंसी 1 होती है, Na+1 होता है, K+1। वहीं पर कैल्शियम की बात करें तो ये कैल्शियम +2 Ca+2 होता है। अगर इस पार्ट में आपको डाउट है तो जरूर आप कमेंट करें, इस पे एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा आप लोगों के लिए अगर डाउट है तो CaOH होल ट्वाइस इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसे आप वाटर के साथ ऐड करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर भी आपको 2 आयंस, 2 तरीके का आयंस मिलेंगे, एक तो कैल्शियम होगा Ca2+ और साथ में देखिए यहाँ पर टोटल OH कितने 2 है, तो 2OH- आए, ये आपका होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से कई सारे एसिड होते हैं, देखेंगे उन्हें भी। तो लेकिन पहले समझिए कि इन सभी में कॉमन क्या है। ये आयंस तो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर मेटल वाला पार्ट क्या है, लेकिन इन सभी में ये जो OH- आयंस है ये, तो यहाँ से ये भी बात कही जा सकती है कि जितने भी बेसिस होते हैं उसमें ये बात कन्फर्म है कि जहाँ जैसे ही उसे वाटर ऐड करेंगे तो वो OH- आयन रिलीज करेगा, मतलब उसमें से ब्रेक डाउन हो जाएगा OH-। तो समझ गए होंगे आप ये कि जो बेस है वो बिटर होता है टेस्ट में और साथ में वाटर में वो OH- आयंस रिलीज भी करता है, ठीक है। इसके बाद चलिए अब समझते हैं कि सॉल्ट क्या है, कैसे फॉर्म होता है या उसके बारे में, ठीक है। तो इसे इरेज करते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है हमारा सॉल्ट्स। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है जरा इस चीज को समझिए। जब एसिड और बेस दोनों कंबाइन हो जाए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ मिले या रिएक्ट करे, तो वहां पर एक रिएक्शन होता है जिसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो कंपाउंड हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। मतलब आप इसे कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन reaction of acids and bases, यानी कि एसिड और बेस दोनों के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो कंपाउंड फॉर्म हो जाए दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। एग्जाम्पल से समझिए, सबसे बेसिक एग्जाम्पल हमारा होता है, आप लोग सभी जानते होंगे, एक होता है हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज ध्यान रखना है, जब भी एसिड लिखा है तो एसिड तभी एसिड के तरफ बिहेव करेगा जब तक कि वो H+ आयन रिलीज ना करे। और हमें पता है कि जो कोई भी एसिड है वो H+ आयन वाटर के प्रेजेंस में ही रिलीज करता है। मतलब जो कभी भी एसिड के बारे में स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पर जो आपका सॉल्वेंट होगा वो वाटर प्रेजेंट होगा, और जब भी कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाए और जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है तो वहां पर एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एक्वस, AQ लगा देते हैं। मतलब HCl जो है उसमें वाटर मिला हुआ है, वाटर मिला है मतलब ये H+ और Cl- के फॉर्म में उसके अंदर प्रेजेंट है। वहीं पर जो दूसरा है हमारे पास, दूसरा बेस होगा और बेस होता है NaOH। अब ये भी बेसिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब तक कि इसमें आप वाटर में इसे ऐड ना कर दिए, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका एक्वस हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बातें क्या है कि ये भी एसिड, ये एसिड है और ये बेस है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जैसे मान लिए आपके पास एक कंटेनर है और इस सॉल्यूशन में आपने HCl ऐड किया, तो यहाँ पर कई सारे H+ एटम्स होंगे और Cl- होंगे, इस तरीके से बहुत सारे एटम्स। अब इसे आप ऐड किस में करते हैं, तो एक और कंटेनर है जिसमें इस सॉल्यूशन में क्या है, NaOH प्रेजेंट। अब जैसे ही NaOH वाटर में प्रेजेंट होगा तो वो NaOH एक साथ तो प्रेजेंट होगा नहीं, एक्चुअल में कैसा होगा, तो ये होगा Na+ और OH-। अब जैसे ही ये दोनों कंपाउंड को आप मिलाते हो एक साथ, तो वहां पर होता क्या है कि ये जो H+ है, ध्यान रखना, ये H+ जो है इस OH- के साथ मिल जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
जो H+ है वो किसके साथ चला जाता है, वो चला जाता है OH के पास, और वहीं पर ये जो Cl और Na है ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट वाली बातें होती है कि ये H जो है ये OH के साथ चला गया और जो Na है वो Cl के पास, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसी बातें हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो देखिए H और OH अगर कंबाइन हो जाए तो यहाँ पर H2O हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, Cl और Na, NaCl देखिए। अब देखिए H2O तो पहले से सॉल्यूशन में बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट है और उसके अलावा भी कुछ H2O मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उस पूरे वाटर के अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा NaCl। तो ये जो आपका NaCl है इसी को बोलते हैं लोग सॉल्ट, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा सोडियम और क्लोराइड, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड एसिड और बेस के रिएक्शन से, ठीक है, फॉर्म हो जाए उस कंपाउंड को बोला जाएगा सॉल्ट। और ये जो रिएक्शन है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ गए बात? तो यानी कि जितने भी सॉल्ट्स हैं उसका फॉर्मेशन अगर हो तो वो होता है एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद, ठीक है। वो जो बन गया वो आपका होगा सॉल्ट। इसी तरीके से एक दो एग्जांपल और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एसिड है H2SO4, ठीक है। इस H2SO4 का ये एक्वस होगा क्योंकि ये एसिड है, और आप किसके साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो किसी बेस के साथ। तो मान लीजिए KOH आपका बेस है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एसिड हो या फिर बेस हो, क्योंकि बिना एक्वस के वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो या बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करने वाले। तो जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो H और OH तो अलग हो गया, यानी कि H2O तो हमारे पास आ चुका है, प्लस ये देखिए यहाँ पर पोटासियम है और यहाँ पर सल्फेट है। अब K और SO4 मिलकर जो कंपाउंड बनाएगा, जरा उस चीज को देखिए। K जो है उसकी वैलेंसी होती है +1, ठीक है, और वहीं पर जो SO4 है वो होता है 2-, SO4 2- होता है। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आपका फॉर्मेशन होगा K2SO4। तो ये आपका हो गया K2SO4। ये जो आपका K2SO4 है यही आपका होता है सॉल्ट, और इस K2SO4 को बोला जाता है पोटासियम सल्फेट, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई जो एसिड, बेस और सॉल्ट की जो बेसिक डेफिनेशंस है उसे समझ गए। अब इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे जो इंडिकेटर्स है, ठीक है। वो इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, उसका रोल क्या है, ठीक है, और कितने तरीके के कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं। पहले इंडिकेटर्स के बारे में तो समझने की कोशिश करते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब हो जाता है, जैसे अगर आप किसी चीज को इंडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, जो मतलब ये बताने की कोशिश करे कि आपका ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक नेचर है। अब कोई भी चीज कैसे बता सकता है एसिडिक है या बेसिक है। मान लीजिए आप किसी चीज को इंडिकेट करना चाहते हो तो कैसे इंडिकेट करते हो, जैसे कॉपी में अगर आप नोट्स बनाते हो और कोई पार्ट आपको इंडिकेट करना हो तो आप एरो लगा देते हो कि इस डायरेक्शन में, आप इस पॉइंट पर ये इंडिकेट किया जा रहा है। जैसे अगर बाइक चलाते हो तो उसमें क्या होता है, साइड में एक लाइट ग्लो करता रहता है, अगर वो ग्लो करे राइट साइड में तो आप कहते हो कि हमें राइट साइड मुड़ जाना है। मतलब जो भी चीज है ना कुछ एक अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करे, कुछ ना कुछ उसमें यूनिक आ जाए, तब आप वो इंडिकेट करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ बातें जो नॉर्मल चलती आ रही है उससे अलग है। उसी तरीके से जो एसिड बेस है, सॉल्ट है, उसको इंडिकेट करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। उस केमिकल को अगर एसिड में आप डाल देंगे तो हो सकता है उसका रंग कुछ अलग तरीके का हो सकता है उससे आने वाली जो स्मेल है उसमें कोई चेंज आ जाए, ठीक है। अगर आप उसी केमिकल को बेस में डालेंगे तो वो दूसरा कलर शो करे, उसका स्मेल कुछ अलग तरीके का हो जाए। जब उसे सॉल्ट में डाले तो उसमें चीजें अलग हो जाए। समझ पा रहे बात है? मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक मीडियम में एक तरीके का कलर शो करे और वहीं पर बेसिक मीडियम में कुछ अलग तरीके का कलर शो करे। तो उन सभी केमिकल्स को आप बोल सकते हैं कि वो एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। सिर्फ कलर की बात नहीं हो, यहाँ पर जो एसिडिक मीडियम है उसमें उसका स्मेल रहे, हो सकता है उसका स्मेल मेंटेन रहे, वहीं पर आप उसे बेसिक मीडियम में डालेंगे तो उसका जो आप कह सकते हैं उसका स्मेल हो सकता है गायब हो जाए। तो उन सभी इंडिकेटर्स को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जनरली एक तो पहला ब्रॉड टर्म होगा आपका एसिड बेस इंडिकेटर्स, उसमें एक स्पेशल पार्ट आता है जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आइए सबसे पहले जो एसिड बेस इंडिकेटर्स है उसके डेफिनेशन को समझते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर, आप चाहे तो इसे लिखते हुए चल सकते हैं, ज्यादा बेटर होगा। एसिड बेस इंडिकेटर्स,
इसका मतलब होगा दोज केमिकल सब्सटेंसेस which show one color, ठीक है, वन कलर, या फिर आप कह सकते हो स्मेल भी होता है उसका कुछ स्पेशल टाइप का स्मेल, ठीक है, स्मेल इन एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट कलर इन डिफरेंट कलर और डिफरेंट स्मेल, ठीक है, डिफरेंट कलर और डिफरेंट स्मेल इन बेसिक मीडियम आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो उन सभी को क्या बोल दिया जाता है? एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि किसी एक मीडियम में एक तरीके का कलर शो करे और वहीं आप दूसरे मीडियम में डालो तो उसका कलर बदल जाए, हो सकता है स्मेल बदल जाए। तो जो स्मेल चेंज हो जाए ना, स्मेल के लिए एक उस जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो स्मेल के बेसिस पर इंडिकेट करते हैं कि ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, तो जो स्मेल के बेसिस पर इंडिकेट करते हैं उन सभी इंडिकेटर्स को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उन सबको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ये सभी आपका होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स है इसके डेफिनेशन समझ आ गई है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसे बोलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में समझेंगे और एसिड बेस में किस तरीके का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सभी बातें को समझेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।